हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज की हमारी ये जो वीडियो है ये BECC 132 जो ये हमारा सब्जेक्ट कोड है, ये हमारा इंग्लिश का है। तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है सिलेक्शन फ्रॉम द इंडियन राइटिंग कल्चरल डाइवर्सिटी, मतलब कि कैसे, मतलब जो हमारी इंडियन जो हम राइटिंग करी गई, मतलब कि एंसेंट टाइम में क्या हमारा कल्चर है, मतलब क्या हमारी डाइवर्सिटी है इंडिया में, मतलब इसके ऊपर ही हमारी ये वाली बुक है। तो इस वाली वीडियो में हम आज इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे विद आंसर्स। तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द यूनिटी ऑफ हेरिटेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन लिटरेचर, कि क्या होती है यूनिटी ऑफ हेरिटेज। मतलब आप सबको पता है कि हेरिटेज हमारी विरासत होती है, कि मतलब आप सबको पता है कि जो इंडिया है वो एक मतलब यूनिटी, उसमें यूनिटी है, उसमें बहुत ज़्यादा उसमें मतलब डिफरेंसेस भी पाए जाते हैं, चाहे आप उसको लैंग्वेज के व्यू से देख लो या फिर मतलब कि अलग अलग कल्चर के तरीके से आप उसको देख लो। तो मतलब बहुत सारे कल्चर्स के पीपल्स यहाँ पे सरवाइव करते हैं। तो यहाँ पे यूनिटी के साथ साथ यहाँ पे यदि हम कहें तो यहाँ पे डाइवर्सिटी भी है। इसके अलावा देखिए यदि हम बात करें इसमें सेकंड क्वेश्चन की, कि वो इस क्वेश्चन को आपसे कैसे पूछ सकता है। एक तो आपसे वो इस क्वेश्चन को जो एग्जामिनर है वो आपसे ऐसे पूछ सकता है कि यूनिटी ऑफ हेरिटेज क्या है हमारे इंडियन लिटरेचर के व्यू से। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है हाउ इज द आइडिया ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी एक्सप्रेस्ड थ्रू इंडियन लिटरेचर, कि कैसे मतलब हमारे जो इंडियन लिटरेचर है उसमें हमको देखने को मिलती है कि कैसे हमारी यूनिटी है हमारी डाइवर्सिटी में। इसको हम क्या बोलते हैं, विविधता में एकता। मतलब कि यहाँ पे डाइवर्सिटी है, वो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंसेस है, बट उसके बाद भी हमारे इंडिया में यूनिटी है, यहाँ पे एकता है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारी यही है। तो देखिए आप सबको पता है जो इंडिया है वो मतलब बहुत सारे यहाँ पे डिफरेंट हेरिटेज हैं, डिफरेंट कल्चर्स के और डिफरेंट रिलीजन्स के लोग यहाँ पे हारमोनी में लिव टुगेदर, मतलब वो यहाँ पे लिव टुगेदर इन हारमोनी में वो रहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे मतलब डिफरेंस हमको देखने को मिल जाएंगे, लाइक लैंग्वेजेस, फूड, ड्रेस, बिलीव्स एंड अदर कल्चरल आइडेंटिटीज भी, मतलब यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे हमको मिल जाएंगे डिफरेंस देखने को। बट उसके बाद भी यहाँ पे हमको देखने को मिलती है यूनिटी या फिर एक सिंगल यूनियन, कि वी ऑल आर इंडियंस। तो इसके अलावा देखिए जो इंडिया है वो मल्टीलिंगुअल सोसाइटी है, मतलब कि यहाँ पे मैनी लैंग्वेजेस आर स्पोकन हेयर, बहुत सारी लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती हैं। इसके अलावा देखिए जो लिटरेरी डेवलपमेंट है वो यहाँ पे मैनी लैंग्वेजेस में यहाँ पे की गई है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो लिटरेरी डेवलपमेंट हुई है वो भी यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस में हुई है। यदि हम बात करें तो मतलब कि हमारे प्राचीन या एंसेंट टाइम से लेके मॉडर्न टाइम तक ये जो मतलब जो डेवलपमेंट थी हमारी लिटरेचर की या हमारी जो लिटरल डेवलपमेंट थी वो हुई है हमारी लैंग्वेज के थ्रू। इसके अलावा देखिए जो लिटरेरी हिस्ट्री है इंडिया की वो डील करती है किसके साथ, मल्टीलिंगुअल डेवलपमेंट, मतलब कि जो बहुभाषी एक तरीके से यदि हम कहें बहुत सारी जो मैनी लैंग्वेजेस की डेवलपमेंट हुई है वो डील करती है हमारी लिटरेरी हिस्ट्री के साथ। इसके अलावा देखिए आप सबको पता है कि जो डेवलपमेंट हुई है हमारी लिटरेचर की या जो हमारी लैंग्वेज की जो डेवलपमेंट हुई है उसमें उसको होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। और मतलब हम सिर्फ इसके व्यू मतलब कि कैसे क्या हुआ इंडियन लिटरेचर में उसको हम मतलब अकॉर्डिंग टू टाइम हम उसको एक तरीके से हम उसको मतलब उसको रिकॉर्ड करना मतलब पॉसिबल नहीं है। हम उसको टाइम टू टाइम मतलब हम उसको नहीं लिख सकते। तो उसके लिए यहाँ पे हमको कुछ अलग से मेथड्स, हमको यहाँ पे अल्टरनेटिव मेथड्स हमको मतलब फाइंड करने होंगे जिसके थ्रू हम रिकॉर्ड कर सकें कि क्या कुछ चेंज हुआ हमारे लिटरेचर में या हमारे इंडियन लिटरेचर में। इसका देखिए यही मैंने यहाँ पे एड ऑन कर रखा है आपके लिए, फ्रॉम द हार्ट ऑफ इंडिया, कि मतलब कितने कल्चर्स के कितने यहाँ पे मतलब कल्चर हैं, कितने यहाँ पे रिलीजन्स हैं, कितने मतलब हर अलग अलग कल्चर्स के लोग यहाँ पे रहते हैं और वो भी बिल्कुल एक यूनियन के साथ, वी ऑल आर इंडियंस।
देखिए इसके अलावा भी यहाँ पे आप और देख सकते हो इसके बारे में कि जो हर जो मॉडर्न लैंग्वेज होती है वो उसकी एक अलग से अपनी लिटरेरी अचीवमेंट्स होती हैं। वो अपनी एक अलग से डिमांड करती है कि उसकी अपना एक सेपरेट उसकी अपनी एक हिस्ट्री हो लिटरेचर की। इसके अलावा देखिए यहाँ पे यूनिटी ऑफ लिटरेरी हेरिटेज की यदि हम बात करें तो उसमें हमको दिखता है कि उसने बहुत सारे डाइवर्स लिटरेचर को उसने मतलब ब्लोसम किया है या फिर उसने उसको मतलब प्रकट किया है डाइवर्स लिटरेचर को। इसके अलावा देखिए बहुत सारे हिस्टोरियन हुए यहाँ पे मतलब कि जिन्होंने बताया कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो जो कि मतलब जो हमारे लिटरेरी टेक्स्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो कि उसको प्रभावित करते हैं। जैसे कि हो सकते हैं म्यूजिक भी हो सकता है, आर्ट भी हो सकता है, पेंटिंग भी हो सकती है, मतलब ऐसे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे लिटरेरी टेक्स्ट को या फिर जो हमारे लिटरेचर को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको ये इफेक्ट करते हैं। जैसे देखिए आपने देखा होगा कि जैसे हम अपने बात करें अपने साउथ एरिया की, जैसे साउथ में आपने देखा होगा कि वहाँ पे जैसे यदि हम बात करें तो जैसे बिहार की यदि हम बात करें तो वहाँ पे मधुबनी मतलब आर्ट होती है, वहाँ पे इस वाली पेंटिंग की जाती है। तो मतलब वो वहाँ की एक मतलब वहाँ की एक क्वालिटी है। तो मतलब ये तो नहीं है कि मतलब ये जो पेंटिंग है ये मतलब हमारे और दूसरे रीजन में भी मतलब कि पॉपुलर है, ये तो नहीं है ना। मतलब ये फैक्टर्स है, ये मतलब स्टेट टू स्टेट या फिर कंट्री टू कंट्री ये वेरी करते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे आप इसके बारे में और भी पढ़ सकते हो यहाँ पे। इसके अलावा देखिए यदि हम एज ए कंक्लूड यदि हम इसको करें तो दैट इज़ अ न्यू मोड ऑफ राइटिंग हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर शुड नॉट ऑब्विएट द हेरिटेज ऑफ इंडियन लिटरेचर। कि जो मतलब जो हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर है मतलब एक न्यू मोड है ये राइटिंग का, कि कैसे मतलब जो हमारे हिस्ट्री थी लिटरेचर की कैसे उसने ग्रो किया है अपने एंसेंट टाइम को लेके, वो कैसे वो मॉडर्न टाइम तक आई है। मतलब वो सारा ये हमारे लिए एक न्यू टॉपिक हो जाएगा हमारे लिए ये राइटिंग का। वो हमको बताएगा हेरिटेज ऑफ इंडियन लिटरेचर के बारे में, जो कि हमको बताता है कि हम सब एक सिंगल एंटिटी के साथ हम रहते हैं, कि हम सब इंडियन हैं। इतने सारी डाइवर्सिटी होने के बाद भी हम सब एक हैं। वी लिव हम सब रहते हैं विद ए सिंगल एंटिटी। इसके अलावा देखिए यदि हम बात करें तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, कि बहुत सारी फॉर्म्स में ग्रोथ हुई है या फिर डेवलपमेंट हुई है बहुत सारी लैंग्वेजेस की हमारे लिटरेचर में। इसके अलावा देखिए जो हमने ये पढ़ा है इसके बारे में तो ये हमको क्या बताता है कि राइट द हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर विद द ट्विन फोकस। तो दो चीज़ों पे यहाँ पे फोकस किया गया है। फर्स्ट क्या है यूनिटी ऑफ हेरिटेज क्या है और डाइवर्सिटी ऑफ लिटरेचर क्या है। हमने यहाँ पे दो टॉपिक्स के बारे में पढ़ा है, जो कि फर्स्ट है कि यूनिटी मतलब जो हमारी विरासत है उसमें कैसी एकता है, कैसी उसमें यूनिटी है, उसके बारे में हमने बात की। और सेकंड की क्या विविधता है या क्या डाइवर्सिटी हमारे लिटरेचर में, तो इसके बारे में हमने जाना। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा यूनिटी ऑफ हेरिटेज या फिर डाइवर्सिटी इन लिटरेचर। देखिए अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, राइट ए नोट ऑन भक्ति मूवमेंट एंड इट्स लिंक विद सूफिज्म। क्या होता है भक्ति मूवमेंट, क्या क्या हुआ था भक्ति आंदोलन क्या होता है और इसके क्या लिंक है इसके सूफीवाद या फिर सूफिज्म के साथ। इसके अलावा देखिए आपसे दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कुछ इस तरीके से, इन वट वेज कैन भक्ति एंड सूफी पोइट्री बी सेड टू बी सिमिलर। कि हम कैसे बोल सकते हैं कि जो भक्ति और जो सूफी पोइट्री है वो सेम है। इसका जो थर्ड यहाँ पे पूछेगा आपसे इस तरीके से पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ भक्ति मूवमेंट्स विद अप्रोप्रिएट एग्जांपल्स। कि क्या क्या मतलब सिग्निफिकेंस है, क्या क्या मतलब क्वालिटीज है भक्ति मूवमेंट्स की, तो वो हमको बताने हैं विद द एग्जांपल्स। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। देखिए यदि हम बात करें भक्ति मूवमेंट की, तो भक्ति जो है वो एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है डिवोशन। मतलब कि हमारा मतलब डिवोशन का मतलब क्या होता है, डिवोशन का मतलब हमारा होता है यहाँ पे लव ऑफ गॉड। कि मतलब अपने आप का मतलब त्याग देना, अपने आप को किसी के लिए डिवोट कर देना, मतलब लव लव फॉर गॉड, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं। ये हमारी
डिवोशंस होती है टू वंस पर्सनल गॉड, मतलब जिसको हम, जो गॉड हमको अच्छा लगता है उसको, मतलब हमारे उसको लेके ये हमारा समर्पण भाव हो सकता है, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं एक तरीके से। तो हम बात करें तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये हमारे हिंदुज़म में, मतलब कि जो भक्ति वर्ड है ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है हमारे हिंदुज़म में। देखिए जो हिंदूज होते हैं वो क्या बिलीव करते हैं कि डेट ऑल लिविंग थिंग्स आर डिवाइन, कि जो जो भी लिविंग थिंग्स हैं वो सब डिवाइन है। डिवाइन मतलब क्या होता है कि मतलब दिव्य, या फिर ईश्वर ने इन सबको बनाया है, इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। सो दे वर्शिप सूफिज्म एंड द भक्ति मूवमेंट आर टू ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल पाथ्स टू गॉड। मतलब जो सूफिज्म और जो भक्ति मूवमेंट, मतलब दोनों जो ये हमारे मूवमेंट्स हैं, ये दोनों भी मोस्ट ब्यूटीफुल ये हमारे स्पिरिचुअल पाथ हैं जो कि हमको भगवान तक लेके जाते हैं, जो कि हमको हमारे गॉड तक लेके जाते हैं। दे ऑफर ए वे फॉर पीपल टू कनेक्ट विद देयर डिवाइन नेचर एंड फाइंड पीस एंड हैप्पीनेस। मतलब ये हमको ऑफर करते हैं, हमको एक ऐसा रास्ता दिखाते हैं, वो ऐसे कनेक्ट कर देते हैं पीपल्स को कि वो अपनी, मतलब वो अपने नेचर के वो रिगार्डिंग भी हो सकता है ये, और ताकि वो जो पीपल्स हैं या जो इंसान है वो पीस मतलब शांति और वो आनंद की अनुभूति वो कर सके इसी वजह से। तो देखिए दीज मोमेंट ओरिजिनेटेड इन इंडिया, इंडिया में ये मतलब ओरिजिनेट हुआ था, उसके बाद ये स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये फैल गया था भक्ति मूवमेंट। देखिए थी हम बात करें भक्ति मूवमेंट के स्प्रेड टाइमिंग की, तो भक्ति मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था वो 7th सेंचुरी और 8th सेंचुरी में ये केरला और तमिलनाडु में ये मतलब स्टार्ट हुआ था। उसके बाद ये कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड और नॉर्थ इंडिया में भी ये 15th सेंचुरी तक बिल्कुल फैल चुका था। यदि हम बात करें भक्ति मूवमेंट के पीक टाइम की, तो इसका पीक टाइम जो था वो कब था, 15th सेंचुरी से 17th सेंचुरी के बीच में इसका बिल्कुल पीक टाइम था भक्ति मूवमेंट का। इसके अलावा देखिए जो भक्ति मूवमेंट है वो स्टार्टेड फ्रॉम साउथ इंडियन, जैसे मैंने आपको बताया अभी, ये साउथ इंडिया से स्टार्ट हुआ था बाय द अल्वराज एंड नारायणाज। मतलब कि जो अल्वराज और जो नारायणाज थे इन्होंने ही, मतलब ये जो, यदि हम बात करें तो अल्वराज की, तो ये अल्वराज मतलब क्या है कि एक ऐसे लोगों का समूह था, या मतलब ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल्स था जो कि विष्णु की पूजा करते थे, दैट वर्शिप द गॉड विष्णु, इनको ही कहा गया अल्वराज। और सेकंड है नारायण, मतलब जो नारायण की जो पूजा करते थे वो इसमें आ जाएंगे। इसके अलावा जो अल्वराज थे वो डिवोट्स ऑफ लॉर्ड विष्णु, देखिए मैंने जैसा कि मैंने आपको बताया था। और जो नारायणाज थे वो डिवोट्स ऑफ लॉर्ड शिवा, ये शिवा की पूजा करते थे। नारायणाज तो शिवा की और अल्वराज विष्णु की। These devotees travels to various places singing hymns in praise of their gods। मतलब कि जो ये, मतलब जो इसके जो डिवोट्स थे, मतलब जो इसकी पूजा करने वाले थे, उन्होंने मतलब ट्रैवल किया प्लेस टू प्लेस, और वो मतलब जो भजन थे या फिर जो हिम्स थे वो उनको गाते हुए, मतलब अपने भगवान की वो उसको प्रेज करते हुए गाते हुए चले गए प्लेस टू प्लेस, और उसको फैलाते चले गए। Many temples were built that become secured places of pilgrimage। मतलब कि बहुत सारे टेम्पल्स बनाए गए, बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया गया, जो कि मतलब जो कि तीर्थ यात्रा में, मतलब जो ये यहाँ पे जो ट्रेवल्स कर रहे थे, मतलब जो एक तरीके से यदि हम करें जो जो कि संत बन गए थे भक्ति मूवमेंट को लेके, तो मतलब वो जगह जगह से घूमते चले गए भजन गाते हुए, भजन कीर्तन करते हुए। मतलब उन्होंने जहाँ पे भी उनका मन किया उन्होंने वहीं पे मंदिर बना दिया। मतलब कि एक तरीके से उन्होंने ये अपनी तीर्थ यात्रा पे चले गए थे, और इन्होंने रास्ते में जहाँ पे भी इन्होंने मन किया उन्होंने यहाँ पे मंदिर बना दिए, और इसी तरीके से मैनी टेम्पल्स वहाँ पे बना दिए गए थे। इसके अलावा देखिए द भक्ति एंड द सूफी मूवमेंट्स जो हैं वो एस्टेब्लिश एंड प्रोमोटेड द पर्सनलाइज्ड अप्रोच ऑफ रिलीजन। मतलब कि ये दोनों ही रिलीजन के बारे में बात करते हैं। इसके अलावा जो इनके सेंट्स हैं, जो इनके संत या साधु हैं, वो क्या कहते हैं कि जो कास्ट सिस्टम है उसको रोक देना चाहिए, ये उसको बिल्कुल ही गलत मानते थे, और ये बात करते थे द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड की, कि हम सब मतलब भाई भाई हैं, हमको इस बात पे ध्यान देना चाहिए, ना कि कास्ट सिस्टम के ऊपर। इसके अलावा द मूवमेंट प्रोमोटेड यूनिटी अमंग द हिंदूज
एंड मुस्लिम मैसेज। मतलब जो मूवमेंट थे, दोनों मूवमेंट ये थे, इन्होंने एक यूनिटी, एक मतलब एक यूनियन बना दिया, मतलब हिंदू और मुस्लिमों के बीच में, ताकि सब मिलके रहें, ब्रदरहुड के साथ सब रहें, इसी वजह से। इसके अलावा सिमिलरिटी ऑफ द प्रिंसिपल बिटवीन बोथ द भक्ति एंड सूफी मूवमेंट क्या है कि हेल्प ईच अदर्स टू ग्रो विद म्यूचुअल रिस्पेक्ट। कि मतलब कि जो भक्ति और सूफी मूवमेंट दोनों मूवमेंट्स थे, वो उनकी में बात करें हम सिमिलरिटीज की तो क्या थी कि दोनों ही मूवमेंट्स ये मानते थे कि हेल्प की जाए, जितने भी की जाए, एक दूसरे की हमको हेल्प करनी चाहिए विद द म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ। मतलब कि हम सबकी रिस्पेक्ट करें, हम सबकी मतलब हम सबको इज्जत दें, इस तरीके से। तो ये तो हो गया हमारा भक्ति मूवमेंट। अब हम देखेंगे अपना सूफी मूवमेंट। तो देखिए सूफी मूवमेंट जो है ये इट वॉज अ रिलीजियस मूवमेंट दैट टुक प्लेस इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये स्टार्ट हुआ था, और ये भी नॉर्थ इंडिया में से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग फोर्स मतलब प्रेजेंस एज ए स्ट्रॉन्ग फोर्स अंटिल द 17th सेंचुरी तक, ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग मतलब बन गया था 17th सेंचुरी तक। इसके बाद देखिए द प्राइमरी फोकस ऑफ द सूफी मूवमेंट्स वाज टू यूनाइट ऑल मुस्लिम इन ए कॉमन स्पिरिचुअल पाथ। मतलब इसका मेन फोकस क्या था या प्राइमरी फोकस क्या था सूफी मूवमेंट का कि जितने भी मुस्लिम हैं उनको एक मतलब एक सिंगल या कॉमन एक उनको एक पाथ दिया जाए ताकि वो अपने गोड़ तक पहुंच सके, इसी वजह से। इसके अलावा देखिए जो सूफीज़म है उसमें मिस्टिक ट्रेडिशनल ऑफ इस्लाम के बारे में बताया गया है, जो कि बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस डेडिकेटेड टू अल्लाह को वो मतलब डेडिकेट करते हैं, अपने सारा उनका जो विश्वास है वो सब अपने अल्लाह को लेके है। इसके अलावा डिवाइन लव एंड कल्टीवेशन ऑफ द हार्ट। मतलब ये क्या कहते हैं कि मतलब जो भी हमारा मतलब प्यार प्रेम है आप हमारे दिलों में होना चाहिए, हमको सबकी हेल्प करनी चाहिए, इस तरीके से। ये हम बात करें ऑन द अदर हैंड भक्ति स्टैंड फॉर कंप्लीट डिवोशन टू वन पर्टिकुलर डिएटी। मतलब कि जो भक्ति है वो क्या कहती है, जो भक्ति मोमेंट्स था वो सिर्फ एक कंप्लीट डिवोशन है, वो किसी भी एक मतलब अपने खुदा या यहाँ पे ये डिएटी का मतलब क्या होता है कि देवता खुदा या फिर हमारे जो देवी देवता होते हैं वो सब। यदि हम बात करें बोथ सूफी एंड भक्ति स्टार्टेड एज एन आंसर टू द इवन ग्रोइंग ऑर्थोडॉक्सी ऑफ वेरियस रिलीजन। मतलब कि बहुत सारे रिलीजन थे बट उन्होंने यहाँ पे इन दोनों रिलीजन ने यहाँ पे सबको एक आंसर दिया है कि सबको यहाँ पे अच्छे से ग्रो करना चाहिए, रूढ़िवादिता को छोड़ के सबको भाईचारे से या फिर ब्रदरहुड से सबको रहना चाहिए। इसके अलावा देखिए यदि हम सिमिलरिटीज की बात करें तो इन दोनों के बीच में देखिए क्या है। फर्स्ट डिवोशन टू गॉड, मतलब दोनों ही अपने अपने गॉड्स का वो डिवोशन करते हैं, अपने अपने मतलब देवी देवताओं की वो पूजा करते हैं। जो हिंदूज हैं या जो भक्ति हैं वो अपने मतलब अपने भगवान की वो पूजा करते हैं, और जो सूफिज्म वाले हैं वो अपने अल्लाह की पूजा करते हैं। नेक्स्ट है कंपैशन फॉर ऑल। मतलब कि यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि सबके लिए दया होनी चाहिए सबके मन में, कि सब मतलब ह्यूमन बींग्स को लेके या फिर मतलब जो भी लिविंग बींग्स हैं उनको लेके सब लव की बात करें कि लव फॉर ऑल, कि हम सबको सबके लिए सबके मन में प्यार और प्रेम होना चाहिए। नेक्स्ट है इक्वालिटी फॉर ऑल। मतलब कि यदि हम बात करें यहाँ पे तो मतलब हम सबको इक्वल समझना चाहिए, मतलब कोई कास्टिज्म नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, सबको ही इक्वल लेके चलना चाहिए। ये मानना था दोनों ही मूवमेंट्स का, सूफिज्म का भी और भक्ति मूवमेंट का भी। नेक्स्ट है अगेंस्ट रिचुअल्स। मतलब जो भी प्रथाएं बना दी गई या फिर जो भी कुप्रथाएं थी उनके खिलाफ थे। सूफिज्म और भक्ति दोनों ही वो चाहते थे कि सब ब्रदरहुड के साथ रहें, ना कि रिचुअल्स में फंस के हम सब रह जाएं, तो ऐसे दोनों मूवमेंट नहीं चाहते थे। नेक्स्ट है म्यूजिक। मतलब जो फॉलोअर्स थे सूफिज्म और भक्ति मूवमेंट्स के, उन्होंने एक्सप्रेस किया अपना अपना लव अपने भगवान को लेके थ्रू द म्यूजिक पोएट्री एंड डांस एंड हिम्स। मतलब कि उन्होंने अपना मतलब अपने 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 देवी देवताओं के बारे में उन्होंने बताया थ्रू द यूज ऑफ म्यूजिक पोएट्री डांस हिम्स, इनके थ्रू उन्होंने वहाँ पे बताया। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी अपना कंप्लीट कर लिया है। देखिए यहाँ पे हमने जाना भक्ति मूवमेंट और सूफिज्म मूवमेंट के बारे में। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि भक्ति मूवमेंट का मतलब क्या होता है या भक्ति वर्ड का मतलब क्या होता है, तो डेट मीन्स इज डिवोशन। और ये हिंदुज्म में मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है ये, क्योंकि इसमें सब अपनी जो भी मतलब जो उनका
देवता होता है उसकी पूजा करते हैं हिंदुज़म जो पीपल्स होते हैं वो। बट जो सूफिज़्म और हिंदुज़म दोनों ही बहुत ही अच्छे स्पिरिचुअल पाथ हैं किसी भी भगवान तक पहुंचने के लिए। यदि हम बात करें इसके अलावा भक्ति मूवमेंट की, तो भक्ति मूवमेंट का जो टाइम था स्टार्टिंग का, तो वो सेवन्थ और 8th सेंचुरी जो थी वो था केरला और तमिलनाडु में। इसके अलावा ये धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में फैल गया था। ये यहाँ पे भक्ति मूवमेंट साउथ इंडिया में स्टार्ट हुआ था बाय द, किसने स्टार्ट किया था? अल्वराज ने और नारायणाज ने। तो जो अल्वराज थे वो लॉर्ड विष्णु की पूजा करते थे, जो नारायण थे वो लॉर्ड शिवा की पूजा करते थे। और इन्होंने अपने वो अपने तीर्थ यात्रा पे निकल गए थे और इन्होंने अपने हिम्स का यूज करके इन्होंने अपने भगवान की मतलब प्रशंसा करते हुए इन्होंने उसको वहाँ सारे वर्ल्ड में पहुंचा दिया था। फिर हमने बात की सूफी मूवमेंट्स की, तो ये भी हमारी नॉर्थ इंडिया से स्टार्ट हुआ था वो भी 17th सेंचुरी में। उसके बाद ये धीरे धीरे फैलता चला गया था। और जो सूफीज़म होते हैं वो डेडिकेट करते हैं अपना लव और डिवाइन सब कुछ अपने अल्लाह को। और ये भी हमेशा ब्रदरहुड की बात करते हैं कि हम सबको एक साथ मिलकर रहना चाहिए। इसके अलावा ये यहाँ पे सिमिलरिटीज थी सूफीज़म में और भक्ति मूवमेंट दोनों में। तो फर्स्ट हमने किया था डिवोशन टू गॉड, कि मतलब सब मतलब अपने भगवानों की पूजा करे या फिर अपने आप को डेडिकेट कर दे अपने भगवान को। सेकेंड है कंपैशन फॉर ऑल, मतलब कि सब में करुणा की भावना सबके अंदर होनी चाहिए। और इक्वालिटी फॉर ऑल, मतलब कि सबको एक साथ हम लेके चलें और हम रिचुअल्स को हम ना माने। और उन्होंने यूज किया था म्यूजिक को अपने लव को या फिर अपने गॉड को मतलब सबको सब तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है व्हाट डज द आइडिया ऑफ द मैड लवर कन्वे। मतलब कि मैड लवर जो यहाँ पे एक पोएम लिखी गई है बाय द ससीर कुमार दास। तो ये उन्होंने लिखी है द मैड लवर, तो उसके बारे में ही हमारा ये वाला क्वेश्चन है। देखिए इससे पहले यदि हम बात करें ससीर कुमार दास के बारे में, तो ये इनकी लाइफ स्पैन है। देखिए 1936 से लेके 2003 तक मतलब इनकी लाइफ रही। ये एक बहुत ज़्यादा अच्छे ये लिंग्विस्टिक थे, पोइट थे, प्ले राइटर थे, ट्रांसलेटर थे और ये एक बहुत अच्छे स्कॉलर थे अब हमारे इंडियन लिटरेचर में। क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था हमारे इंडियन लिटरेचर को लेके। इसी वजह से इनको डॉइन भी कहा जाता है ऑफ इंडियन लिटरेचर हिस्टोग्राफर्स के रूप में इनको जाना जाता है हमारे इंडियन लिटरेचर में। इसके बाद देखिए उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब इन्होंने हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर के बारे में इन्होंने बात की। इन्होंने बहुत सारी लैंग्वेजों में हमारे लिटरेचर को हमको समझाया था। इसके अलावा ये बहुत ही अच्छे स्कॉलर थे इंडियन लिटरेचर के। तो मतलब ये इनके बारे में है। इसके बाद देखिए जो टर्म मैड लवर जो इन्होंने वर्ड्स का यूज़ किया है मैड लवर, तो वो यहाँ पे क्या डिस्क्राइब कर रहा है कि एक पर्सन है या एक इंसान है हु इज़ डीपली एंड पैशनेटली इन लव। मतलब वो डीपली मतलब बुरी तरीके से वो मतलब पागलों के जैसे वो मतलब अपने लव में पड़ गया है, वो अपने भगवान के लव में पड़ गया है। दिस टर्म ओरिजिनेट फ्रॉम द वर्क ऑफ इंडियन पोइट शशीर कुमार दास हु रोट ए पोएम बाय द सेम टाइटल। मतलब कि जो ये मैड लवर वर्ड है ये उन्होंने सेम टाइटल से उन्होंने एक पोएम भी लिखी है। किसने लिखी है? शशीर कुमार दास ने। तो जो उन्होंने उनका ये प्ले है या फिर ऐसे है वो हमको क्या बताता है, वो उसकी थीम्स क्या हैं, क्यों बताता है हमको लव के बारे में हमको बताता है वो। इसके अलावा वो हमको ऑब्सेशन के बारे में बताता है और द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ अनरिक्वाइटेड पैशन। मतलब कि वो हमको बताता है लव के बारे में। इसके अलावा कि जनून जो होता है, जो एक ऑब्सेशन होता है इंसान के माइंड में वो। और इसके अलावा जो एक तरफा मतलब पैशन होता है या फिर जो हमारा जुनून होता है एक तरफा, मतलब उसके बारे में भी हमको ये जो प्ले है वो यहाँ पे थीम के बारे में हमको बताता है। इसके अलावा जो ये ऐसे है वो 3 पॉइंट्स पे बात करता है। देखिए फर्स्ट क्या है कि द रिकरिंग इमेज ऑफ द मैड लवर इन द भक्ति पोइट्री ऑफ मिडिवल पीरियड एंड इन द सूफी पोइट्री ऑफ द सेम टाइम। तो क्या बताते हैं ये कि जो मतलब बार बार जो होने वाली जो इमेज है वो दोनों चीज़ों में दिखाई गई है। वो हमको भक्ति पोइट्री में भी दिखाई गई है, सूफी पोइट्री में दिखाई गई है। सेम टाइटल से क्या बताया गया है कि जो मतलब जो मैड लवर है वो दोनों मतलब जो चाहे वो भक्ति मूवमेंट के मतलब आदमी हो या फिर सूफी मूवमेंट के आदमी हो,
वो मैड लवर दोनों में ही है, दोनों ही अपने भगवान को लेके बिल्कुल मैड हो चुके हैं, बिल्कुल पागल हो चुके हैं अपने गोल्स को लेके। सेकंड है द सिमिलरिटी बिटवीन द भक्ति एंड द सूफी मूवमेंट, क्या दे रखी है कि जो दोनों दोनों हैं ये क्या करते हैं, ये रिलीजियस एक्सपीरियंस करते हैं थ्रू द लिबरल यूज ऑफ सेक्युलर एंड ट्रेडिशनल सॉन्ग्स एंड डांस। मतलब कि जो भक्ति और सूफी मूवमेंट्स के जो पीपल्स हैं उनमें सिमिलरिटीज क्या है कि वो अपने रिलीजियस एक्सपीरियंस वो लेते हैं बाय द यूज ऑफ वो यूज करते हैं अपने ट्रेडिशनल सॉन्ग्स को, अपने डांस को, मतलब इनके थ्रू वो अपना रिलीजियस एक्सपीरियंस वो लेते हैं और जिसके थ्रू वो अपने मतलब अपने वो भगवान के मतलब भगवान का जो वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। नेक्स्ट है देखिए The ecstasy of a lover towards its beloved is the same as the ecstasy of the poet worshipper towards the god। ये क्या कह रही हैं कि यहाँ पे मतलब एक ऐसी मतलब यहाँ पे यदि हम बात करें तो इसका मतलब होता है परम आनंद कि एक जो जैसा आनंद एक लव करने वाले को अपने पार्टनर के साथ आता है वैसा ही आनंद यहाँ पे जो पोइट है वो कह रहे हैं कि जो पूजा करने वाला होता है, जो वर्शिप करने वाला होता है, उसको अपने भगवान को लेके भी सेम फीलिंग वो अपने भगवान के लिए भी फील करता है। इसके अलावा देखिए जो शिशिर कुमार दास है उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लोर किया है बेसिक आइडिया को ऑफ भक्ति एंड द सूफी मूवमेंट्स को थ्रू द मेटाफर। यहाँ पे उन्होंने एज ए मेटाफर मतलब यूज किया है मैड लवर को, जो कि हमको उनके पोइट्री में मिल जाता है, जो कि हुआ था हमारे इंडिया में मिडेवल और प्री मिडेवल पीरियड्स के दौरान। यहाँ पे हमारे इंडिया में ये हुआ था डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में, मतलब अलग अलग स्टेट्स में हुआ था, तो उनके थ्रू इन्होंने यहाँ पे यूज किया है मैड लवर वर्ड को। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है कि व्हाट डज दिस स्टडी ऑफ दलित लिटरेचर रिवेल्स। मतलब कि दलित क्या क्यों हमको नीड है कि हम दलित लिटरेचर की हम स्टडी करें, इसके हमारे लिए क्या नीड है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म दलित, इस दलित लिटरेचर रिटर्न फॉर ए पर्पस, कि दलित क्या होते हैं, किनको दलित बोला जाता है, और जो दलित लिटरेचर है उसका मेन पर्पस क्या था लिखने का, क्या उसके पीछे पर्पस रहे, क्या फिर उसके पीछे कारण रहे, उसके बारे में हम जानेंगे। नेक्स्ट है हाउ हैव द थीम ऑफ दलित पोएट्री चेंज्ड ओवर टाइम, मतलब कैसे जो दलित पोएट्री थी कैसे उसकी थीम चेंज हुई है टाइम टू टाइम, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। देखिए यदि हम बात करें दलित की तो दलित टर्म ये एक टर्म है डेट इज सो कॉल्ड लोअर कास्ट, मतलब ये हम लोअर कास्ट के लिए इस वर्ड को यूज किया जाता है उनको एड्रेसेस करने के लिए। इसके अलावा दलित मीन्स ब्रोकन एंड बाय यूजिंग दिस वर्ड लोअर कास्ट pointing to how they were and continue to be seriously discriminated against। यहाँ बताया गया है कि जो दलित वर्ड है वो यूज किया गया है फॉर ब्रोकन पीपल्स के लिए, या फिर जो लोअर कास्ट से जो मतलब बिलोंग करते थे उनको यहाँ पे पॉइंट आउट करने के लिए दलित वर्ड यूज किया गया था। बट ऐसा करना ठीक नहीं है क्योंकि मतलब उनको अच्छा फील नहीं होता है, वो अपने आप को बहुत ही मतलब गंदा फील करते हैं इन वर्डों को लेकर, तो ऐसा वर्ड हम अकॉर्डिंग टू मी यूज नहीं करना चाहिए। सब सेम है, सब सिंगल आइडेंटिटी सबके होनी चाहिए कि वी ऑल आर इंडियंस। नेक्स्ट है द मेन थीम्स ऑफ दलित राइटिंग, क्या थीम थी मेन जो दलित राइटिंग की थी वो देखिए वो क्या थी कि सोशल डिसेबिलिटीज, मतलब कि क्यों लिखा गया इनके लिए, ये रीज़न क्या थे, कास्ट सिस्टम बना दिया गया था, या फिर जो मतलब सबके पास इक्वल मतलब सोर्सेज नहीं थे इनकम के, इनके अलावा उनके साथ बहुत सारे मतलब उनके साथ अत्याचार हुए थे, उनके साथ मतलब कल्चरल डिफरेंसेस भी उनको देखने को मिले थे, मतलब ये सारे मतलब उन्होंने स्ट्रगल किया है अपने एंटिटी के लिए, मतलब आइडेंटिटी के लिए उन्होंने बहुत सारा स्ट्रगल किया है। मतलब ये सारे रीजंस रहे कि दलित के लिए हमको राइटिंग करनी पड़ी, या फिर उनके लिए थीम क्या थी, मतलब कारण क्या रहे कि मतलब उनको दलित कहा गया, तो ये सब उसके पीछे कारण रहा था। इसके अलावा जो यहाँ पे जो राइटिंग लिखी गई मतलब उनके लिए लिखा गया था तो उनके लिए इश्यूज क्या थे कि वो अपनी आइडेंटिटी को मतलब जानना चाहते थे, वो चाहते थे कि भी हमारी भी खुद की अपनी कुछ आइडेंटिटी हो, या फिर वो अपने जो उन्होंने दुख सहा है या फिर जो उन्होंने मतलब सफ़र किया है अपना पेन वो उसको अपने
एक्सपीरियंस के थ्रू वो उसको बताना चाहते थे। तो ये सब ही यहाँ पे बताया गया है दलित्स के बारे में। आगे देखिए बात करते हैं हम दलित लिटरेचर के बारे में। तो जो दलित लिटरेचर था वो लिटरेचर ऑफ द दलित, मतलब दलितों का लिटरेचर था, बाय द दलित, जो कि दलितों ने लिखा, एंड फॉर द दलित्स मतलब और अपने लिए ही लिखा, मतलब कि ऐसा था ये लिटरेचर जिसमें कि जो दलित थे या जो ऑप्रेस्ड और ब्रोकन इनको हम कह सकते हैं, मतलब कि जिन पे बहुत सारे जिनके ऊपर अत्याचार किए गए थे या जिनको दबाया गया था और जिनको मतलब तोड़ा गया था, जिनको दबाया गया था, ये इनके लिए यूज किया गया। सबसे पहले ये वर्ड जो था वो 1930 में यूज किया गया था एज ए हिंदी वर्ड में। एंड यदि हम मराठी में इसकी ट्रांसलेशन की बात करें तो इसको डिप्रेस्ड क्लासेस नाम दिया गया इसको। ए टर्म ऑफ ब्रिटिश यूज्ड फॉर व्हाट आर नाउ कॉल्ड द शेड्यूल कास्ट, मतलब ये सारी टर्म्स यूज की थी किसने, ब्रिटिश ने यूज की थी, जो जो ब्रिटिशियंस आए थे हमारे इंडिया में उन्होंने यूज की थी, बट अब इनके लिए हमने शेड्यूल कास्ट इनको नाम दिया है। इसके अलावा 1970s में दलित पैंथर्स नाम दिया गया था इनको, जो कि दिखाते थे कि कैसे मतलब जो शेड्यूल्ड जो ट्राइब्स रहते हैं या जो पुअर जो पीशन मतलब जो किसान होते हैं या फिर जो मतलब वहाँ पे जो वुमेन्स काम कर रही हैं, कैसे मतलब उनको क्या क्या कैसे उनका अत्याचार किया जा रहा है, कैसे उनका शोषण किया जा रहा है। तो ये सब सारी बातें यहाँ पे दिखाई गई हैं। इसके अलावा दलित इज नॉट ए कास्ट, दलित एक कास्ट नहीं है, इसको हम कास्ट नहीं बोल सकते। इट इज़ ए सिंबल ऑफ चेंज एंड रिवोल्यूशन, मतलब ये एक सिंबल है, जो दलित हैं वो एक सिंबल है, कैसे उन्होंने चेंज किया है अपनी लाइफ को, कैसे उन्होंने मतलब रेवोल्यूशन ला दिया, कैसे उन्होंने क्रांति ला दी है हमारी इंडिया में, इवन पूरे वर्ल्ड में कैसे मतलब उन्होंने अपने आप को दिखाया है, कैसे वो अपने आप को बिल्कुल उभार के ऊपर लेके आए हैं। तो ये बात करते हैं यहाँ पे चेंज की, जो दलित वर्ड है वो एक सिंबल है कि कैसे हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि मेजर फीचर्स क्या हैं दलित लिटरेचर के। तो देखिए जो दलित लिटरेचर है वो सेल्फ असर्टेशन की बात करता है कि मतलब अपने आप को हम कैसे चेंज करें, ये सारी चीज़ें हमको इसी से पता चलती हैं। ये दावा करता है कि हम खुद को हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं, हम अपनी पहचान खुद से बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए बहुत सारे टॉपिक्स दिए गए हैं, जैसे कि मतलब उन्होंने अपने आप को कैसे मतलब सबको दिखाया, तो उन्होंने यहाँ पे पोइट्री का भी यूज़ किया, प्लेस का यूज़ किया, शॉर्ट स्टोरीज, सेल्फ नैरेटिव्स, ओरल परफॉर्मेंस भी दी गई, मतलब कि उन्होंने जितना भी उनसे हो पाया उन्होंने हर तरीके का यूज़ किया अपने आप को सोसाइटी में अच्छा साबित करने के लिए, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए। तो ये है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर लिया है दलित से रिगार्डिंग। ये हमारा क्वेश्चन था कि दलित क्या होता है, दलित लिटरेचर क्या था, या फिर मेन थीम क्या थी दलित राइटिंग के, दलित होते क्या है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था जो कि मैंने आपको कराया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा मेरा कंटेंट। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर लिया है जो कि था हमारा दलित के रिगार्डिंग कि दलित क्या होता है। तो जो दलित होते हैं वो देखिए मैंने आपको बताया था अभी कि ये पीपल्स होते हैं जो कि लोअर ये स्टेटस से बिलोंग करते हैं, और जिनको कि मतलब जिनको कास्ट के नाम पे जिनको बांटा गया है, अलग अलग इनको कर दिया गया है, और इनको सम पीपल्स इनको अनटचेबल भी मानते हैं, बट ये पूरी तरीके से गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा यदि इसकी मेन थीम की बात करें तो मेन थीम यहाँ पे दिखाई गई है कि कास्ट सिस्टम है, सोशल डिसेबिलिटीज़ है, इकोनॉमिकल यहाँ पे इनइक्वालिटी की बात की गई। इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको आप देख सकते हो। इसके लिए यहाँ पे बताया गया है कि दलित वर्ड को कब यूज़ किया गया था, और जो दलित लिटरेचर है कैसे मतलब उसने अपने आप को चेंज किया है, और कैसे मतलब वो एक क्रांति के रूप में सबके सामने उभर कर आए हैं। ये सारी बातें यहाँ पे बताई गई हैं। इसके अलावा जो दलित लिटरेचर है वो क्या रिफ्लेक्ट करता है कि द होप फॉर फ्रीडम बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल्स, कि मतलब कैसे जो लोग हैं वो अपने आप को मतलब उन्हें एक होप है, एक आशा है कि वो अपने आप को फ्रीडम करा लेंगे बाय द ग्रुप ऑफ पीपल्स, कि जो लोग उनको मानते हैं कि वो पिछड़े हुए हैं वो उनसे अब अपने आप को अलग करा लेंगे, ऐसा मानते हैं दलित लिटरेचर या फिर राइटिंग करने वाले। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए जो कि क्या है, Where does writing from North East India tell us about the peoples there? मतलब जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो राइटिंग हुई है या फिर जो लिखा है
तो वो क्या बताते हैं हमको उन लोगों के बारे में, इस बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट है डिस्कस कल्चर इन्वेशन, कि कल्चर जो इन्वेशन होता है वो क्या होता है। इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में क्या दिखाया गया इसके बारे में, ये सब इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट है ये क्वेश्चन हमारे क्या है, देखिए कि जो ओरल ट्रेडिशनल कैसे लिंक करता है इश्यूज ऑफ आइडेंटिटी ऑफ पीपल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। इसके अलावा नेक्स्ट है कि इंग्लिश एक पॉपुलर मीडियम क्यों है एक्सप्रेशन फॉर राइटर्स का नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। इसके अलावा एक होमोजीनियस एंटिटी मतलब यहाँ पे क्या है कि मतलब कैसे जो लिटरेचर है यहाँ के वो कैसे दिखाता है इन सब चीज़ों को, इसके बारे में हमारे वाला क्वेश्चन आने वाला है। तो देखिए हम इसको एक क्वेश्चन में हम टोटल 5 क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे इस एक क्वेश्चन में ही। तो देखिए अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वो एक अमलगमेशन है, मतलब कि ये एक मतलब मिला जुला सा रूप है ये ट्रेडिशंस का, जो कि इंडिक एशिया और मोनोगोल्डिक एशिया के मतलब यहाँ पे बात की जाती है। ये बताते हैं हमको 8 स्टेट के बारे में जिनको हम 8 सिस्टर के नाम से जानते हैं ना, वही 8 मतलब हमारे ये स्टेट्स हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, असम और सिक्किम। ये 8 स्टेट हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आती हैं और इनको हम 8 सिस्टर के नाम से जानते हैं। तो जो यहाँ का जो कल्चर है वो यूनिक है, यहाँ के जो ट्रेडिशनल है वो भी अलग हैं। तो ये क्या करती हैं, इनको बताती हैं इन स्टेट्स के बारे में कि कैसे मतलब जो ये स्टेट्स हैं वो मतलब सबसे अलग हैं, इस बारे में हमको ये बताती हैं। इसके अलावा मतलब कैसे मतलब चैलेंजेस आते हैं मतलब अप हिल्स पे, तो कैसे मतलब उन्होंने इन सब को पार कर लिया है जो यहाँ के लिटरेचर है उन सब ने, उसके बारे में भी हमको बताया गया है यहाँ पे। इसके अलावा देखिए जो नॉर्थ बंगाल यूज्ड टू बी ए पार्ट ऑफ असम, जो कि एक पार्ट था नॉर्थ बंगाल, जो एक पार्ट था असम का 15वीं सेंचुरी से पहले ये इसका एक पार्ट था। तो यहाँ पे असमीज और बंगाली लैंग्वेज यहाँ पे थी, बंगाली लैंग्वेज यहाँ पे थी, जो कि ओरिजिनेट हुई थी कहाँ से, मगधी प्राकृत भाषा से या लैंग्वेज से ये निकली थी। और जो असमीज लैंग्वेज थी वो बोंगो असमियों से निकली थी। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई गई है कि कौन सी लैंग्वेज किससे निकली थी, यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है। इसके अलावा देखिए जो असमीज लैंग्वेज थी वो टेकन इट फर्स्ट स्टेप, उन्होंने अपना फर्स्ट स्टेप लिया, और ये जो बंगाली लैंग्वेज थी वो वाइडली स्पोकन लैंग्वेजेस बंगाल में बन गई है, बहुत ज़्यादा बोलने वाली लैंग्वेज ये बन गई। तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो कि बहुत ही वंडरफुल बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेसेस है हमारे इंडिया के, ये जहाँ पे बहुत ही रिच ट्रेडिशनल है, यूनिक यहाँ का कल्चर है, और यहाँ पे बहुत ही मतलब ब्यूटीफुल नेचर है वहाँ पे, और वहाँ पे बहुत ही एक्जोटिक वाइल्ड लाइफ है। इसके अलावा देखिए वहाँ पे हेरिटेज है, हिस्ट्री है, ओल्ड वर्ल्ड, बहुत ही मतलब अच्छा वहाँ पे सब कुछ है। इसके अलावा यहाँ पे मतलब आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं पीपल्स का, और बहुत ही अच्छी स्माइल के साथ वो जेन्युइन स्माइल देते हैं, बिल्कुल एक अच्छी स्माइल देते हैं वो अपने गेस्ट को। इसके अलावा यदि हम बात करें नॉर्थ ईस्ट इंडियन लिटरेचर की, तो वो हमको सिर्फ इन 8 स्टेट बुक के बारे में ही नहीं बताता है, बल्कि वो हमको एक मतलब एक अच्छा मतलब उनको एक अनऑफिशियल रिप्रेजेंट करता है वो हमारे लिटरेचर को। वो बताता है कि कैसे मतलब जो हमारा मतलब ये जो असमीज लैंग्वेज थी कैसे मतलब उसने लिंगा फ्रैंका इन वेरी ओरल फॉर्म्स, मतलब ये यहाँ पे कि मतलब ये लिंगा फ्रैंका है ना, ये वर्ड जो है मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, तो इसका मतलब क्या है कि जो मतलब फ्रैंका जो है वो उसको कहते हैं हम दो व्यक्तियों के बीच की भाषा, मतलब जिसको यूज़ करते हैं मतलब जो हम जबान से या फिर सामान्य जो हम बोलते हैं भाषा जो हम बोलते हैं, तो उसके लिए इसको यूज़ किया गया है यहाँ पे। मतलब जो आसपास के लोग वहाँ पे बोलते थे, या मतलब जो अदर स्टेट में जो मतलब जो नेबरिंग जो स्टेट थी वहाँ के लोग जो बोलते थे, तो उन्होंने उसको ही अपने मीडियम ऑफ क्रिएटिव राइटिंग का उन्होंने बना लिया था। इसके अलावा जो मणिपुरी डांस था वो भी मतलब यहाँ वहाँ पे रविंद्रनाथ काला ने वहाँ पे उसको मतलब इनकॉर्पोरेट कर दिया था बाय द टैगोर के द्वारा,
जो कि जिसको कि बाद में मतलब ओवरलुक्ड किया गया था, जिसको हम देख सकते हैं। इसके अलावा भी देखिए यहाँ पे डांस ड्रामा मतलब यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग मतलब यहाँ पे एक्टिविटी होती थी मणिपुर में, जो कि मतलब सेम नेम से अलग अलग जगह पे भी हो सकती थी। यहाँ पे बहुत सारे मतलब कैरेक्टर्स को लिया जाता था, जैसे कि यहाँ पे जो चित्रांगदा है, ये भी यहाँ पे बहुत ही अच्छा करेक्टर है, जो कि डांस ड्रामा में जिसको लिया गया था। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो इंग्लिश लिटरेचर है, वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की एक न्यू लिटरेचर है ये, जो कि यहाँ पे जो स्टोरीज लिखी गई थी, बहुत सारी स्टोरीज जो कि इंग्लिश में लिखी गई थी 20th सेंचुरी में। बाकी मतलब जो हमारी कंट्री थी, इसमें भी बहुत सारी अलग से भी मतलब लिटरेचर लिखा गया था। इसके अलावा भी जो मतलब यहाँ पे मेन बात क्या है कि जो यहाँ पे इंडियन लिटरेचर का जो मेन एग्जाम्पल है वो क्या है, ये काजीरंगा टेल्स है, जो कि 1979 में लिखी गई थी बाय द अरूप दत्ता के द्वारा लिखी गई थी। इसके अलावा देखिए यदि हम बात करें तो इंग्लिश लिटरेचर की, तो यहाँ पे सेम बहुत सारी ब्यूटीफुल स्टोरीज लिखी गई, पोएम्स लिखी गई, ऐसे लिखे गए इंग्लिश में, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न लिटरेचर के बारे में हमको बताता था कि कैसे मतलब वहाँ पे क्या क्या मतलब वहाँ पे कुछ कुछ हुआ है, क्या क्या वहाँ पे घटनाएं हुई हैं, या फिर वहाँ का सोशो इकोनॉमिकल वहाँ पे क्या कुछ मतलब वहाँ का स्टेटस है, इस बारे में ये हमको बताता था। इसके अलावा देखिए आप यहाँ से और भी पढ़ सकते हो ये। इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो वहाँ के राइटर थे, उन्होंने इंग्लिश को ही मतलब राइटिंग क्यों लैंग्वेज क्यों चुना अपनी राइटिंग के लिए, तो देखिए उसके पीछे रीज़न क्या है कि बहुत सारे जो पीपल्स थे उनकी मदर टंग वहाँ पे इंग्लिश थी, तो इसलिए उन्होंने उसको एज ए फर्स्ट लैंग्वेज को यूज़ किया था वहाँ पे इंग्लिश को। इसके अलावा देखिए यहाँ पे और भी बताया गया है कि मतलब बहुत से अलग अलग स्टाइल्स थे, अलग 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 तरीके के लोग वहाँ पे रहते थे, तो मतलब सबको एक ही मतलब उसमें लेके आना तो मुश्किल का काम था, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ किया था टू राइट करने के लिए, टू मतलब कि लिखने के लिए उन्होंने यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ किया। उसके पीछे यही एक रीज़न था। नेक्स्ट है ओरल नैरेटिव, मतलब कि कैसे मतलब उन्होंने जो मतलब कुछ नाटक ऐसे होते हैं ना कि मतलब जिनमें बोल के नाटक पेश किए जाते हैं, तो उस तरीके से यहाँ पे बात की जा रही है। तो मतलब यहाँ पे जो मतलब जो यहाँ पे कॉमन पीपल्स थे, तो वो जैसे बोलते थे, जैसे वो गीत गाते थे, तो मतलब उनको ही एज ए यूज़ कर लिया गया फोक टेल्स के रूप में या फोक सॉन्ग के रूप में, मतलब इनको यूज़ किया कर लिया गया था एज ए ओरल नैरेटिव्स के रूप में। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जैसे मतलब जैसे ग्रैंड मदर्स होते हैं, ग्रैंड फादर्स होते हैं, हम उनसे बातें बातें सुनते हैं, हम उनसे कुछ कुछ सीखते हैं, नई नई चीज़ें हम सीखते हैं, तो मतलब हमको अच्छा लगता है। हम मतलब कि जो भी लास्ट टाइम में हुआ है, जो पास्ट में हुआ है, तो बड़े हमको बताते हैं, और जिनका यूज़ करके हम मतलब हमको आनंद आता है और हम अच्छे जान पाते हैं अपने कल्चर के बारे में, अपने नेचर के बारे में। तो इसी के बारे में हमारा क्वेश्चन था ये। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये ओरल नैरेटिव्स के बारे में, ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हमने नॉर्थ ईस्टर्न लिटरेचर के बारे में हमने जाना कि वहाँ पे कैसे क्या कुछ होता है, क्या उनके मतलब उन्होंने राइटिंग के लिए इंग्लिश लैंग्वेज को ही क्यों चुना। इसके अलावा मतलब वहाँ पे क्या कुछ होता है, क्या वहाँ पे फेमस राइटिंग क्या है, मतलब डांस कौन सा है वहाँ पे, कैसे लोग एक दूसरे से बातें करते हैं, कौन से 8 स्टेट हैं यहाँ पे जो आएंगी इसमें। तो मतलब ओवरऑल हमने यहाँ पे अपने इन 5 क्वेश्चन को कवर अप कर लिया है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है वो क्या है कि व्हाट इज द अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव दैट द चंद्रावती रामायण ऑफर्स एंड व्हाई इज इट इज इम्पोर्टेंट, कि मतलब क्या यहाँ पे अलग अलग मतलब यहाँ पे दृष्टिकोण लिए गए हैं, या क्या क्या यहाँ पे विकल्प लिए गए हैं चंद्रावती रामायण को लेके, तो क्यों वो इम्पोर्टेंट ये बताना है हमको। इसके अलावा यहाँ पे एक टर्म है साइलेंस टेक्स्ट, मतलब यहाँ पे साइलेंट टेक्स्ट यहाँ पे क्यों यूज किया गया है इस वाले टेक्स्ट में, तो ये हमको बताना है। तो देखिए जो चंद्रावती रामायण है, ये एक रिटेलिंग स्टोरी है हिंदू एपिक रामायण की, जो कि सीता के पर्सपेक्टिव से लिखी गई है। मतलब कि यहाँ पे सीता को ही मेन यहाँ पे कैरेक्टर माना गया है, और इसको लेके ही ये लिखी गई है। जो सीता थी यहाँ पे द वाइफ ऑफ द हीरो राम है ये, और चंद्रावती जो ये नाम से जो ये हम मतलब यहाँ पे जो राइटर थी, वो एक 16th सेंचुरी की पोइट थी, जो कि
बांग्लादेश में रहती थी। तो विष्णु ने यहाँ पे बताया है कि जो सीता कैरेक्टर है कैसे मतलब उसने मतलब अपने आप को मतलब आइडियल साबित किया है, मतलब उन्होंने कैसे अपने आप को मतलब सुनो ने यहाँ पे अपने आप को शोध रखा, या फिर उन्होंने कैसे मतलब अपना कर्तव्य पालन किया है, या फिर क्या कैसे उसने अपने स्त्रीत्व को दिखाया है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं सीता की लाइफ के बारे में। इसके अलावा देखिए जो चंद्रावती हैं उन्होंने यहाँ पे नॉन कोर्टली ऑडियंस के रूप में यहाँ पे लिखा है। उन्होंने मतलब ये हमारी जो ये एपिक थी रामायण, उसको ही उन्होंने यहाँ पे रिटेलिंग कर दिया, उन्होंने उसको ही दोबारा से लिख दिया है, जिसमें कि उन्होंने सीता को मेन कैरेक्टर मान के लिखा, या फिर उन्होंने सीता को लेके ही ये पूरी चंद्रावती रामायण लिखी है। तो देखिए जो ये स्टोरी है वो स्टार्ट होती है बर्थ ऑफ सीता से, मतलब जो उसकी वाइफ थी मंदोदरी रावणा की वाइफ से यहाँ से पूरी स्टोरी स्टार्ट होती है। आप सबको पता है रावण की रामायण में क्या कैसे क्या कुछ हुआ था। इसके अलावा यहाँ पे जो चंद्रावती रामायण है उसमें दिखाया गया है कि 2 आर डॉटर्स एंड मदर्स, मतलब दो यहाँ पे बेटियां थी और एक यहाँ पे मदर थी। इसके अलावा दिखाया गया है कि कैसे मतलब जो हस्बैंड था मतलब जो राम था कि कैसे उसने मतलब यहाँ पे मतलब उसको वनवास के लिए भेज दिया था, कैसे मतलब उसने मतलब उसका जो आनंद था वो बिल्कुल ही खत्म कर दिया था यहाँ पे सीता का। तो मतलब उस बारे में यहाँ पे सब कुछ दिखाया गया है कि कैसे मतलब उसको वनवास के लिए भेज दिया गया था सीता को। तो यहाँ पे चंद्रावती ने यहाँ पे सब कुछ हमको बताने की यहाँ पे कोशिश की है। इसके अलावा देखिए मतलब यहाँ पे दिखाया गया है कि जो रामायण में है उसमें कैसे मतलब रिजेक्ट कर दिया जाता था एजुकेटेड क्लास को एज हर डेज में, बट लॉन्ग लास्टिंग फेम मतलब कि बहुत ही मतलब एक लॉन्ग लास्टिंग फेम मतलब उसको एक अच्छी वो मिल गई थी यहाँ पे हमारे हमारे समाज में, उसकी एक अच्छी पॉपुलैरिटी बन गई थी। इसके अलावा हर रामायण इज ऑन हर विलेज वुमेन्स लिप्स इवन टुडे, मतलब जो ये रामायण लिखी है चंद्रावती ने, तो आज के दिन भी ये जो रामायण है ये जो वहाँ की जो मतलब उस गांव की उस विलेज की जो वुमेन्स है वो उनके लिप्स पे बिल्कुल ये टिप्स पे है, मतलब वो उसको गाती हैं, मतलब हर टाइम वो उसको गाती गुनगुनाती रहते हैं इस रामायण को। इसके अलावा देखिए यहाँ पे चेंजिंग परसेप्शन ऑफ द रामायण ओवर टाइम, कैसे मतलब चेंज हुआ है यहाँ पे हर चीज़, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे चंद्रावती ने मतलब जो ये वर्क है हम सबको इसको पढ़ना चाहिए ज़रूर से ज़रूर, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। उन्होंने यहाँ पे जो रामायण है वन ऑफ द मोस्ट रिव्यूड एपिक थी हमारे इंडिया की, और ये मतलब एशिया के बहुत सारे पार्ट्स में भी बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर है। तो उसको लेके ही उन्होंने इसको दोबारा से लिख दिया है बाय द यूज ऑफ द कैरेक्टर सीता। इसके अलावा देखिए यहाँ पे दिखाया गया है कि यहाँ पे थीम क्या है चंद्रावती की यहाँ पे लिखने की, तो वो है ह्यूमन कॉस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड जस्टिस, कि मतलब हमको जस्ट और आउटकम कैसे हम अपने स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं हम अपने वीकनेस से निकल के, मतलब ये यहाँ पे थीम है कि मतलब कैसे मतलब जो इंसान है वो अपने आप को अच्छे से मतलब सबके सामने अच्छे से उभार कर लेके आता है, और इसके अलावा कैसे मतलब वो अपने आप को न्याय दिलाए, या फिर कैसे वो मतलब एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बने, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। इसके अलावा जो रामायण है ये वो बिगन होती है 15वीं सेंचुरी से, यहाँ पे दिखाया गया है, जिसमें कि जो रामा है मतलब जो राम है उसको यहाँ पे एक अच्छा हीरो दिखाया गया है और बहुत ही अच्छा उसको मैन दिखाया गया है जो कि विष्णु का यहाँ पे अवतार था। इसके अलावा यहाँ पे देखिए हम बहुत सारे मतलब यहाँ पे हार जीत दिखाई गई है, कैसे मतलब राम जीते हैं रावण से। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी मतलब यहाँ पे रूरल रिटेलिंग यहाँ पे दिखाई गई है बाय द यूज ऑफ सॉन्ग्स ड्रामा एंड वर्स का यूज करके यहाँ पे दिखाया गया है। इसके अलावा देखिए जो चंद्रावती रामायण यहाँ पे लिखी गई है उसमें डोमेस्टिक रिलेशनशिप को दिखाया गया है और सीता की सिचुएशंस को यहाँ पे दिखाया गया है। इसके अलावा भी आप यहाँ पे और भी पढ़ सकते हो इसके बारे में कि कैसे मतलब यहाँ पे दिखाया गया है, ये यहाँ पे सीता को मतलब यहाँ पे कैरेक्टर बना के दिखाना चाहती है जो हमारे राइटर है यहाँ पे चंद्रावती, वो क्या दिखाना चाहती है कि जो लेडीज़ हैं हमारे इंडिया में तो उनका जो स्टेटस है वो हमेशा ही प्रॉब्लम से भरा रहता है। तो मतलब वो चाहती हैं कि जो हमारे वुमेन्स का जो स्टेटस है वो ऊपर उठे और वो हर मतलब बैरियर्स को पार करते हुए वो अपने आप को अच्छे से पावरफुल और बिल्कुल स्ट्रॉन्ग लेडी बना सके। इसके अलावा देखिए जो
मतलब जो चंद्रावती रामायण है उसको एक साइलेंस टेक्स्ट कहा गया है, क्योंकि ये वुमेन्स टेक्स्ट है। ये वुमेन्स के बारे में बात करता है, दिखाता है कि जो रामा है, मतलब जो जो चंद्रावती है वो यहाँ पे राम के बारे में ज़्यादा बात नहीं करती हैं। ये राम की अच्छे के बारे में यहाँ पे बात नहीं करती हैं, कैसे मतलब उन्होंने युद्ध वगैरह जीते, क्या क्या उनकी स्किल थी उसके बारे में ये बात नहीं करती हैं। और ये मतलब रामा की मतलब विजय के बारे में भी बात ये नहीं करती हैं, ये सिर्फ सीता के बारे में बात करती हैं। ये साइलेंस हैं, बिल्कुल ये बिल्कुल साइलेंट है राम को लेके, तो इसी वजह से इसको एक साइलेंस टेक्स्ट भी नाम दिया गया है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था जो हमने किया चंद्रावती रामायण के बारे में। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। हमने जाना यहाँ पे कि जो चंद्रावती के रामायण लिखी गई है, उन्होंने ये एक रीटेलिंग स्टोरी है जो कि रामायण को लिखी दोबारा से लिखी गई है, जो कि चंद्रावती ने ही लिखी है। बट यहाँ पे उन्होंने राम को कैरेक्टर ना मान के उन्होंने यहाँ पे सीता को कैरेक्टर माना है, और इसके पॉइंट व्यू से ही उन्होंने इस वाली रामायण को लिखा है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन भी। चंद्रावती रामायण के बारे में ये हमारा क्वेश्चन था, जिसमें कि सीता को मेन कैरेक्टर बना के लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या है कि डिस्कस द स्टोरी सापा विमोचनम। हमको स्टोरी बतानी है इस सापा विमोचनम की। ये साउथ के नाम है, इसी वजह से ऐसे ही हैं। तो मतलब इसमें बताना है हमको कैसे मतलब प्रोटेस्ट हुआ था वुमेन्स अगेंस्ट द अनफेयर रूल्स ऑफ सोसाइटी। मतलब कैसे वुमेन्स ने अपने आप को यहाँ पे सेव किया था अनफेयर रूल्स ऑफ सोसाइटी से। इसके अलावा बताना है हमको यहाँ पे कि सापा विमोचनम कैसे उसने स्टीरियोटाइप्स को तोड़ा था, कैसे उसने बंधनों को तोड़ा था, कैसे मतलब उनको घिसा पिटाई का रूप दे दिया गया था। मतलब सारी चीज़ें हम इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए जो सापा विमोचनम है वो एक तमिल रीटेलिंग है ये अहिल्या स्टोरी की। मतलब कि इसको हम यदि हम कहें तो ये रिडेम्पशन है। द सापा विमोचनम जो है ये एक रिडेम्पशन है, मतलब कि पाप मुक्ति, कैसे मतलब हम अपने पाप से मुक्ति हमको मिले, तो इसके बारे में ही हमारी ये स्टोरी है, जो कि एक तमिल रीटेलिंग है अहिल्या स्टोरी। मतलब अहिल्या स्टोरी है उसकी ही रीटेलिंग हमारे सापा विमोचनम है, जिसको कि एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया गया है। देखिए तो हम इन सापा विमोचनम में 1943 में सेलिब्रेटेड तमिल राइटर थे पुदुमियापिथान। ये नाम ऐसे ही है, तो आप यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लेना प्रोनाउंसिएशन, मेरे प्रोनाउंसिएशन को। तो यहाँ पे वो टेल ऑफ अहिल्या है फ्रॉम द वाल्मीकि यहाँ पे ले गई हैं, लिव्स इट ऑफ इन रामायण एंड टेल्स ऑफ हर लाइफ आफ्टर द रेडेम्पशन। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि जो वाल्मीकि हैं कैसे वो छोड़ देते हैं मतलब अहिल्या को। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं, और ये सापा विमोचनम स्टोरी को किसने लिखा है, पुदुमिपिथान ने लिखा है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे फोकस करता है, ये जो एपिक है फोकस करती है किस पे, ट्रांसग्रेशन पे। मतलब कि कैसे मतलब उल्लंघन किया गया, कैसे मतलब पनिशमेंट दी गई थी, कैसे यहाँ पे रेडेम्पशन दिखाया गया है। मतलब यहाँ पे एक तमिल स्टोरी ब्रिंग होती है जो अहिल्या के बारे में बताती है रीडर्स को कि टू रियल पर्सन विद थॉट्स एंड फीलिंग्स, कि जो पर्सन होते हैं उसकी कैसे उसकी मतलब वो जो यहाँ पे पीपल्स हैं वो जान सके, जो रीडर्स हैं वो यहाँ पे जान सके कि रियल बात क्या थी, क्या थॉट्स थे, क्या फीलिंग्स थे अहिल्या को लेके। इसके अलावा देखिए इन हिंदुज़म में अहिल्या जो है उसको अहिल्या के नाम से जाना जाता था, जो कि वाइफ थी गौतमी महर्षि की। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे मतलब ये जो गौतमी महर्षि थे उन्होंने अपनी वाइफ अहिल्या को छोड़ दिया था और उनको शराब भी दे दिया था, जो राम थे उन्होंने ही इसके श्राप से मुक्ति दिलाई थी। तो मतलब यहाँ पे दिखाया गया है इसके लाइफ के बारे में, आप इसको पढ़ सकते हो। इसके अलावा जो स्टोरी है ये यहाँ पे कंपेल्स करती है रीडर्स को, क्वेश्चंस का आंसर देती है कि वो कैसे मतलब वो स्टीरियोटाइप्स को तोड़े, कैसे वो मतलब जो एक रूढ़िवादी था उसको तोड़ के जो लेडीज है उसको बाहर आना चाहिए, और क्या वो और उसको अपने आप को ग्रो अप करना चाहिए। तो ये अहिल्या सापा विमोचनम देखिए ये मतलब राम ने इसके श्राप को इसको इसके श्राप से मुक्ति दिलाई थी। इसके अलावा जो स्टोरी है अहिल्या की,
इसमें किंग्स ऑफ गॉड इंदिरा को यहाँ पे दिखाया गया है, जो कि एक ह्यूमन हस्बैंड है, जो कि मतलब उसको सेक्सुअल असेस करता है अहिल्या को। और जो जो यहाँ पे मेंस की जो यहाँ पे वाल्मीकि वाइफ थी यहाँ पे उसको, तो वो वहाँ पे वो उसके साथ इन्वॉल्व हो जाती है। तो इसी वजह से जो उसका हस्बैंड था वो उसको श्राप दे देता है, और इसी श्राप से उसको मुक्ति कौन दिलाता है, तो भगवान राम उसको उसी श्राप से मुक्ति दिलाते हैं। तो ये रिटोल्ड, ये हिंदू एपिक का ये रिटोल्ड है, रिटेलिंग स्टोरी है, जो कि ये ब्राह्मणाज ने 9th और 6th सेंचुरी में बिफोर क्राइस्ट BC में उन्होंने यहाँ पे उसको बताया था, जो कि हमारे जो पुराण वगैरह उनमें लिखी गई है, इसको इस बारे में अच्छे से लिख के बताया भी गया है। इसके अलावा देखिए, इसको बताया भी गया है, रामायण में बताया गया है स्टोरी को, और इसको महाभारत में भी बताया गया है। इसके अलावा जो हमारे राइटर हैं पुदुमिपिथान, वो अहिल्या लाइफ को और कास्ट को यहाँ पे बता रही हैं फेमिनिस्ट मोल्ड के रूप में। वो हमको बता रही हैं कि कैसे जो लेडीज़ हैं वो अपने आप को ढालें, अपनी लाइफ को कैसे वो अच्छे से जिएं, कैसे वो अपने आप को अच्छे से सबके सामने वो अपने आप को प्रोटेस्ट करे इन जो हमारे ये सोशल नॉर्म्स बने हुए हैं, इनसे आपको अपने आप को वो कैसे बचाए, कैसे वो अपने आप को यहाँ पे लोगों की नज़रों से अपने आप को बचाए, कैसे वो एक पक्षपाती बने, कैसे वो सिर्फ अपने बारे में सोचे। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं इस वाली स्टोरी के थ्रू। तो ये हमने पूरा कर लिया है आज की अपनी इस वीडियो का टॉपिक, जिसमें कि हमने टोटल यहाँ पे 7 क्वेश्चन किए। तो आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे ये सारे के सारे क्वेश्चन। मैंने यहाँ पे आपके लिए इन शॉर्ट में यहाँ पे नोट्स रेडी किए हैं ये, ताकि आपको हेल्प मिल जाए और एग्ज़ाम टाइम पे आप इनको पढ़ के अच्छे मार्क्स गेन कर सको। तो हमने यहाँ पे आज टोटल यहाँ पे 7 क्वेश्चन किए हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे ये। और मैंने यहाँ पे कोशिश की है कि मैं आपके लिए इन शॉर्ट में सारा अवेलेबल करा दूँ एज ए फॉर्म ऑफ नोट्स, ताकि आप इजीली अच्छे से इसको पढ़ सको और एग्जाम टाइम में अच्छे मार्क्स ला सको। तो आज हमने यहाँ पे टोटल 7 क्वेश्चन किए हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे स्क्रॉल कर रही हूँ धीरे धीरे, ताकि आपको अच्छे से हेल्प मिल जाए। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन था वो हमारा भक्ति मूवमेंट का और सूफी मूवमेंट का था, कि कैसे भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट हमारे वर्ल्ड में फैले और कहाँ से स्टार्ट हुए, कैसे ये किस तरीके से पूरे वर्ल्ड में फैले, ये हमने जाना। उसके अलावा जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था वो क्या था कि यूनिटी ऑफ हेरिटेज क्या है, या फिर डाइवर्सिटी इन हेरिटेज क्या है। तो ये सब हमने किया आज अपनी इस वीडियो में। BEGC 132 ये हमारा सब्जेक्ट कोड था। इसका जो हमारा एग्ज़ाम होता है वो हमारा 100 मार्क्स का होता है। तो मैंने यहाँ पे आपको टोटल 7 क्वेश्चन कराए हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें। थैंक्स एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।